मराठी महाराष्ट्रामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. मराठी महाराष्ट्राच्या प्रेक्षकांना सुरुवातीला सांगेल, ही मुलाखत हिंदीमध्ये होणार आहे आणि हिंदी मला वाटतं बोलता जरी नाही आली तरी तुम्हाला समजू शकते. राष्ट्रीय नेते आपल्यासोबत आहेत. भारतामध्ये एक मोठं संघटन आहे बामसेफ नावाचं आणि त्या संघटनेच्या प्रसारासाठी जे पूर्णवेळ कार्यकर्ते असतात, जुने कार्यकर्ते असतात, त्यांच्यापैकी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणजे माजी अध्यक्ष आहेत, ते आपल्यासोबत आहेत. बामसेफ कुठल्या लेवलपर्यंत पोहोचलेलं आहे, म्हणजे बामसेफचा एक अजेंडा राहिलेला आहे की देशामध्ये परिवर्तन घडवणं, म्हणजे जे काही प्रस्थापित लोक आहेत आणि जे शोषित लोक आहेत, शोषित लोकांचं राज्य यावं, अशा प्रकारची बामसेफची कन्सेप्ट आहे. आणि ती पुढे घेऊन जात असताना बामसेफ आत्तापर्यंत कुठपर्यंत पोहोचले, बामसेफला किती वर्ष झालेले आहेत, विस्तारानं काही थोडक्यामध्ये आपण जाणून घेणार. साहब, आपका मराठी महाराष्ट्र में स्वागत है. बामसेफ किस नतीजे पर पहुंची आज तक, कितने साल हुए हैं? पहले तो मेरा परिचय बता दूं, वीएल मातंग नाम है, गुजरात से बिलोंग करता हूं और पिछले 35 साल बामसेफ के राष्ट्रीय प्रचारक के तौर पर कार्यरत हूं. आपने जो सवाल पूछा है, तो बामसेफ की बीजारोपण को 6 दिसंबर 73 से अभी 50वां साल चल रहा है. 78 बामसेफ बर्थ ऑफ बामसेफ है. बामसेफ लगातार इतने सालों में जो काम किया है, तो पहला ही काम था राष्ट्रीय स्तर की हमारी समस्या है, जितनी भी समस्या है, चाहे एट्रोसिटी की हो, चाहे निजीकरण की हो, चाहे रिजर्वेशन की हो, चाहे क्रिमिनल की हो, चाहे जाति जनगणना की हो, चाहे आदिवासियों की सेग्रीगेशन की हो, जो महिलाओं के उत्पीड़न की हो, जितनी भी समस्या है सब राष्ट्रीय स्तर की है. राष्ट्रीय स्तर की समस्या का समाधान कोई गली का संगठन कर नहीं सकता, कोई जाति का संगठन कर नहीं सकता, कोई डिपार्टमेंट का संगठन भी नहीं कर सकता. इसके लिए राष्ट्रीय स्तर का संगठन होना चाहिए. तो राष्ट्रीय स्तर का संगठन निर्माण करने में बामसेफ पिछले लगातार 50 साल से 78 से अगर मानेंगे, 78 से भी अगर मानेंगे तो लगभग 50 में से आप 5 साल माइनस कर दो, 45 साल से लगातार राष्ट्रव्यापी संगठन बनाने में कार्यरत है. जो एक समय माननीय कांशीराम साहब के समय 13 राज्यों में 140 जिलों में नेटवर्क था, आज बामसेफ का नेटवर्क आपको मालूम है 31 राज्य में 500 से ऊपर जिलों में नेटवर्क है. ताकि पिछले 35-40 साल में खुद ही 30 राज्यों में और 500 जिले में तो फिजिकली फील्ड वर्क का मेरा खुद का ही अनुभव है, तो यहाँ तक बामसेफ पहुँचने में कामयाब हुआ. बामसेफ ने अच्छा काम किया, आपने बताया 45 साल हो रहे हैं, तो क्या हासिल किया है बताएंगे? बामसेफ ने जो हासिल किया है, एक तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पढ़े लिखे लोगों के ऊपर जो उम्मीद की थी कि ये अपने समाज के प्रति दायित्व निभाएंगे, तो सबसे पहले उनके अंदर रियलाइजेशन पैदा किया कि समाज का ऋण हमारे ऊपर है. पे बैक टू सोसाइटी का कॉन्सेप्ट जो इंटेलेक्चुअल वर्क के ऊपर निर्माण, जो उसके अंदर भावनाएं निर्माण की, तो ये बहुत बड़ा जो बाबा साहब अम्बेडकर निर्माण करना चाहते थे, उसके अंदर वो समय उम्र के हिसाब से नहीं कर पाए. वो कांशीराम कापड़े साहब, माननीय कांशीराम साहब, दीना बालाजी ने वो निर्माण किया. और इसकी बदौलत ही इतना उद्देश्यहीन समाज, साधनहीन समाज में राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाना, ये अपने आप में 6000 जातियों में भाईचारा पैदा करना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, अचीवमेंट है हज़ारों साल के बाद. दूसरी बात, बामसेफ का जो अचीवमेंट है दूसरा, कि आपको अगर थोड़ा बहुत भी इतिहास की जानकारी होगी तो दुश्मनों ने महापुरुषों के आंदोलन को कभी नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट होने नहीं दिया. राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले सत्यशोधक समाज का आंदोलन चला है, नेक्स्ट पीढ़ी में कांग्रेस उसको निकल गई, ख़त्म हो गया. आरपीआई नेक्स्ट जनरेशन में तब्दील नहीं हो पाई. बीएसपी नेक्स्ट जनरेशन में कांशीराम साहब का मूवमेंट तब्दील नहीं हो पाया, ताकि आखिरी स्टेज में ब्राह्मणों ने उसमें भी घुसपैठ कर लिया. तो नेक्स्ट जनरेशन में कभी भी हमारे आंदोलन, महापुरुषों का आंदोलन तब्दील नहीं हो रहा है. आज ज्योतिराव फुले से 1848 से अगर काउंट करेंगे तो मुझे लगता है 1848, तो अभी तक जो समय गया उसको कितना साल हो गया होगा, 1848 से 1948 100 साल. और उसके बाद का समय
लगभग 1.25 साल से ऊपर गया। दुश्मन की पीढ़ी जनरेशन टू जनरेशन काउंटर हुई, मतलब तब्दील हुई, ट्रांसफ़र हुई उनका मिशन। यहाँ रिवर्स में चलता गया, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र नहीं हुई। तो दोनों के अंतर में 1200 साल, मतलब 12 पीढ़ियों का अंतर हो गया। एक पीढ़ी का अगर 25-30 साल काउंट करोगे तो 12 पीढ़ी का कितना हो गया, 300 साल का, दोनों के बीच में अंतर हो गया। तो जो हजारों साल से नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था मिशन, तो आज गर्व से हम कह सकते हैं बामसेब का मिशन में 80 साल के लोग भी है, 60 साल के लोग भी है, 40 साल के लोग भी है और 20 से 25 साल के बच्चे भी है। 4 पीढ़ियाँ एक साथ काम कर रही है। तो ये हजारों साल के बाद ये हुआ है, 4 पीढ़ियाँ एक साथ। दीर्घकालीन अगर आंदोलन को चलाना है, साइकिलिंग होना चाहिए। 20 वाला कार्यकर्ता जब 40 में जाएगा, 40 वाला 60 में जाएगा, 60 का 80 में जाएगा और 80 का कार्यकर्ता आगे फिजिकली कर नहीं पाएगा काम। तो बामसेब इस साइकिलिंग में आंदोलन को जनरेशन टू जनरेशन कन्वर्ट करने में कामयाब हुआ है। अब रही बात संगठन शक्ति निर्माण हुई है, उस शक्ति का उपयोग हम लोग सही दिशा में हजारों संगठन को जोड़ने का कार्यक्रम अभी बाकी है। जातियों में जैसे विभाजित है हम लोग, उस तरह संगठनों में भी विभाजित है। SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग संगठनों में भी विभाजित है। तो यूनिटी ऑफ मूल निवासी के नाम से अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। कम से कम हर जिले में 10 संगठनों को, छोटे बड़े संगठनों को यूनाइट करना चाहते हैं। तो 500 जिलों में 5000 संगठनों को यूनाइट करने का पिछले 2 साल में गोल रखा हुआ है। पहले राज्य में होगा 10 के हिसाब से कम 20-25 राज्य में 250 संगठन दिसंबर तक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं, कॉमन मुद्दों पर। इस देश में आपका संघर्ष तब कामयाब होगा जो संगठित शक्ति से संघर्ष करोगे तब कामयाब होगा। आइसोलेशन में संघर्ष भी कामयाब नहीं हो सकता। तो बामसेब इस लेवल में यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुआ है। भारत के स्वतंत्रता के बाद में तुलना की जाए तो और एक संगठन मजबूत है, RSS। तो RSS और बामसेब दोनों कहाँ पर कामयाबी कौन हासिल कर पाया है? RSS कर पाया है या फिर बामसेब कर पाया है? RSS और बामसेब का कंपेयर करना चाहते हो तो दोनों का भिन्न परिस्थिति है, दो समाज का भिन्न परिस्थिति है। RSS चलाने वाले लोग, जो बनाने वाले लोग हैं, वो बेनिफिशरी ऑफ सोशल सिस्टम है। हजारों साल की जो वर्ण व्यवस्था है उसके बेनिफिशरी लोग हैं। और बामसेब बनाने वाले, चलाने वाले लोग हैं, ये विक्टिम ऑफ सोशल सिस्टम है। ये व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं। अब जो व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं तो हजारों साल की व्यवस्था ने उनको साधनहीन बना के रखा, एजुकेशन से वंचित रखा। विभाजन की थियरी उनके पास है, हाँ, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों की नहीं, उनकी है। हजारों जातियों में विभाजित किया। अज्ञानता बनाए रखने के लिए निरंतर उनके प्रयास चालू है, हाँ। साधनविहीन बनाने के लिए निरंतर प्रयास चालू है। इवन संवैधानिक अधिकारों के बदलते थोड़ा बहुत सक्षम हुए थे तो प्राइवेटाइजेशन से वो भी शोषण चल रहा है ना, आपके सामने ही चल रहा है। जैसे कोरोना का एक नियम आया कि मजदूर को अभी 8 घंटे के बदले 12 घंटे काम करना पड़ेगा, 1.5 गुना काम करना पड़ेगा, मतलब उतनी तनख्वाह में। महीने में 1.5 गुना, 1.5 महीने का 8 और 4 12, 1.5 गुना ना। साल भर में 6 महीना मुफ्त में काम करना पड़ेगा ताकि कोरोना में उद्योगपति की भरपाई पूरी हो जाए। शोषण ही है ना। तो एक हजारों साल की व्यवस्था ऑलरेडी उनके समर्थन में है और एक व्यवस्था से पीड़ित है हजारों साल से। उनका संगठन है, वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए यूनाइट कर रहे, हजारों जातियों में यूनाइट करने का जो काम चल रहा है, ये और कठिन काम है। आस्था और धर्म के नाम पर इस्तेमाल करना आसान हो जाता है, लेकिन समाज के नाम पर जागरूक करना, सामाजिक एजेंडा पर कठिन काम है, शिक्षित करना। तो बामसेब अपने दुश्मन की पहचान कराने में कामयाब हो गया है कुछ हद तक, कि आपकी असली समस्याओं का जिम्मेवार कौन है और आपको गुलाम बनाने वाले कौन है और उसका तौर तरीका क्या है, उसका व्यवस्था कैसे चल रही है। तो यहाँ तक बामसेब अवेयर करने में कामयाब हो गया। तो अब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ा है मूल निवासियों का, ऐसे ऐसे व्यवस्था को चलाने वाले लोग संकट में निर्माण हो रहे और उनके स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। आपने खुद ही देखा होगा, RSS के भागवत का भी डिफेंस के स्टेटमेंट है। कभी बाप दादाओं ने उन्होंने ऐसा डिफेंस की स्टेटमेंट नहीं दिया कि ब्राह्मणों का, इन्होंने ब्राह्मणों ही सारा ये
धर्मशास्त्र अपने स्वार्थ के लिए बनाया, ये स्टेटमेंट भी उसके है। जाति व्यवस्था भी ब्राह्मण ने बनाया, ये भी स्टेटमेंट उनके है। तो इससे पता चलता है कि विचारधारा का दबाव अभी निरंतर समाज में बढ़ा है, तो अंडर प्रेशर में वो लोग आना शुरू किया है। ये दबाव जितना मूल निवासियों में जागृति बढ़ेगी, इतना वामसिप ओवरटेक करने में और इस देश में कामयाब होने में उसको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। जी। भारत में इस तरह की परिस्थिति अब बन गई है कि लगभग जो भी शोषित लोग हैं उनको महंगाई से इतना भी अभी जूझना पड़ रहा है कि समझो कोई संगठन खड़ा करने के लिए उनको अभी कोई मजबूती से आगे आने के लिए आर्थिक ज़रूरत पड़ती है, वो अब कम हो रही है। समझो महंगाई की वजह से अगर घर चलाना पड़ रहा है तो संगठन के लिए कुछ पैसा जमा करते थे, वो अब नहीं मिल रहा है। वो पैसा अभी घर चलाने के लिए उनको यूज़ करना पड़ रहा है। तो किस तरह से संगठन अब आगे बढ़ेगा? ये समस्या आज की नहीं है, पहले से बात आपकी 200% सही है। 80 करोड़ 5 किलो चावल के ऊपर निर्भर हो गए। मतलब चावल का मतलब 5 किलो चावल की, गेहूँ का मतलब है मैक्सिमम अगर हुआ तो 5 किलो का चावल या गेहूँ का मतलब 200 रुपया, 40 रुपये किलो मानोगे तब भी। तो महीने का 200 रुपया खर्च करने के लायक भी अभी परेशानी हो रही है। तो भारत के लोकतंत्र डेमोक्रेसी के क्राइटेरिया से बाहर चले गए। डिपॉजिट भरने के तक का पैसा उनके पास नहीं हो सकता अभी। और चुनाव आयोग का जो अभी खर्च करने की मर्यादा बढ़ते जा रही है। 87 लाख एमपी के चुनाव में, 27 लाख एमएलए के चुनाव में। अब यहाँ डिपॉजिट का पैसा नहीं है, वो चुनाव में फाइट करने की स्थिति में कहाँ से आ सकते हैं? अब परिवर्तन कब होगा? सुनिए, ये आपका सवाल एक, ये सवाल कांसीराम साहब को भी पूछा गया था, उसका इंटरव्यू आप पढ़ेंगे तो उसमें है। बोला आर्थिक रूप से हमारा समाज कमजोर नहीं है। उन्होंने अलग फिलोसफी बताया, अलग फिलोसफी बताया कि अगर जो लोग कम से कम जिंदा रहने के लिए तो 10 रुपया खर्चा करते होंगे, 10-20 रुपया तो खर्चा करते होंगे ना अपने आप को जिंदा रखने के लिए, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में। अब 100 करोड़ की जनसंख्या, 140 करोड़ में 85% मान लीजिए कितना हो गया, लगभग 100 करोड़ से ऊपर हो गया। और 100 करोड़ लोग अगर एक दिन भूखा रखते हैं तो एक दिन भूख से मरने वाले नहीं है। 100 करोड़ इंटू 10 रुपया कितना होता है? 1000 करोड़ एक दिन में खर्च करने लायक है। बशर्ते तो उसको ये समझ में आनी चाहिए कि हमारी गुलामी खत्म करना है, तो ये आसान रास्ता है। ये भी रास्ता, सारा रास्ता मिल सकता है। उनका वैचारिक अगर स्तर उस लेवल पर पहुंच जाता है, एक दिन में ही 1000 करोड़ खर्च करने लायक हो जाता है, तो मान लो महीने में 8 दिन में एक दिन भूखा रहा है, महीने में एक दिन, 12 महीने में 12,000 करोड़ खर्च करने लायक हो जाता है। क्या सॉल्यूशन नहीं हो सकता है? लेकिन वो उस लेवल पर माइंड तैयार करने की बात है, तो रिसोर्स का भी कोई समस्या नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता रिसोर्स की समस्या हो सकती है। रिसोर्स की समस्या बाबा साहब के समय में भी थी, बगैर दवाई एक बच्चे एक्सपायर हो गए थे, लेकिन मूवमेंट के लिए लोग उस समय भी देते थे। तो लोगों के अंदर जितना विश्वास बनाए रहेगा उतना आपको मूवमेंट चलाने के लिए किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होने वाला है। अभी बामसेब के पास कितने लोग हैं जो 10 रुपये देंगे? 10 रुपये देंगे। जब जैसे आपने बात कही कि 10,000 लोग अगर 10 रुपये दे देंगे तो 10,000 करोड़ जमा हो जाएंगे, अगर उनको अगर समझ में आता है तब। तो अभी बामसेब के पास कितने लोग हैं वैसे 10 रुपये देने वाले? बामसेब इंटेलेक्चुअल का ऑर्गेनाइजेशन है, क्लासेस का है, मासिस का नहीं है। और बामसेब बनाने से लेकर, चलाने से लेकर यहाँ तक पहुँचाने में ज़्यादातर बामसेब के एम्प्लॉय लोग समय, बुद्धि, पैसा लगाया है। ज़्यादातर लोगों के ऊपर बर्डन नहीं आया है, लोग स्वतः ही देते, वो अलग बात है। स्पेशल कैंपिंग कभी नहीं चलाया गया उस एरिया में, मेंबरशिप नहीं चला गया। मेरा तो ये कहना है, अगर 2% बामसेब के कर्मचारी है, अगर मान लो भारत में 2 करोड़ लोग हैं, क्या 2 करोड़ लोग भी ईमानदारी से अपना समय, बुद्धि, पैसा लगा रहे क्या? अगर उसका अगर 1% भी, मुझे लगता है 1-2% भी पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर अगर लगाना शुरू कर दे 2 करोड़ लोग भी, तो ये काम तो आसान हो जाएगा जो आप करना चाहते हो लोगों के भरोसे पर। और भविष्य में इसकी योजना है, जैसे 1 रुपये में आज़ादी का आंदोलन
का अभियान है, अभी वो मासिक कार्यक्रम बनाए नहीं है, टारगेट देकर बनाए नहीं है, अभी स्ट्रक्चर का चल रहा है और जल्दी ही यूनिटी ऑफ मूल निवासी के माध्यम से उसको मास लेवल के कार्यक्रम में कन्वर्ट किया जाएगा और एक्शन विंग में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। बामसेप के भी कई टुकड़े हो गए, कोई गुट हो गए हैं। अभी वामन मेश्राम आपसे अलग है, तो असली बामसेप कौन है, या फिर बामसेप का मकसद क्या है? दोनों की एक आपस में जो झगड़ा है वो आगे जलाना है या फिर विचारधारा को आगे ले जाना है? आपने सवाल ही गलत पूछ लिया। वामन मेश्राम आपसे अलग है, हम ही लोग वामन मेश्राम से अलग है। जो भी है, सवाल आपने गलत पूछ लिया है। 5 अप्रैल 2022 को हम लोगों ने उनको जनरल बॉडी बुलाकर उसको निष्कासित कर दिया, मतलब निलंबित कर दिया। उसका मूल कारण है बामसेप का जो बायलॉज है कि ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा, नॉन रिलीजियस होगा, नॉन एजुटेशनल होगा। बायलॉज के आधार पर कोई भी बामसेप का पदाधिकारी किसी भी पार्टी के मंच को शेयर नहीं कर सकता, नहीं जा सकता, नहीं आ सकता है। तो पिछली बार उन्होंने बामसेप का राजनीतिकरण करने की कोशिश की। उसके सारे एविडेंस आपके पास होंगे, नहीं होंगे तो आपको दे देंगे कि राहुल गांधी को पीएम सीएम बनाएंगे 2024 में, बामसेप की पूरी ताकत लगाएंगे। सोनिया गांधी से हमारा एग्रीमेंट हो गया है, ये भी आपके नोटिस में आया होगा, आप पत्रकार है तो। ओवैसी और बाबूसी कुशवाहा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी नोटिस में आया होगा। यूपी में ये भी वीडियो पड़े आप देखोगे यूट्यूब पर उनका ही। और उन्होंने कहा बामसेप चलाने की आवश्यकता नहीं है, ये भी उसका प्रासंगिक स्पीच होगा प्रस्तावना 2021 के राष्ट्रीय अधिवेशन के। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी किया और मिसयूज ऑफ फंड किया, बामसेप के पैसे को ब्याज पर चलाने की कोशिश की, 8% ब्याज पर चलाने की कोशिश की। उसके भी एविडेंस सामने आ गए। राजस्थान के गोरी पेट्रोल पंप को उन्होंने दिया, तो उन्होंने मिसयूज ऑफ अथॉरिटी किया, बामसेप का राजनीतिकरण करने का काम किया। बामसेप के राजनीतिकरण नहीं करने देंगे इस आधार पर कांशीराम साहब से अलग हुआ था। और बाद में वही काम उन्होंने शुरू कर दिया, तो लोगों ने कहा इस काम को तो आपने अलग किया था, अब क्यों कर रहे हो? तो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, मिसयूज ऑफ फंडिंग, वो काम सारा शुरू कर दिया और बामसेप को वाइंड अप करने के लिए प्रयास किया कि बामसेप की आवश्यकता नहीं है। तो केरल ने उसको जिंदा रखने के लिए स्टैंड लिया कि अगर बामसेप को ही बंद करने की कोशिश करेंगे, तो एक समय कांशीराम साहब के समय बामसेप बंद हुई थी, तब केरल लोगों ने उसको पुनर्जीवित किया था। अभी फिर दोबारा बंद होगी तो नेक्स्ट जनरेशन को मिशन मिलेगा ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ही खत्म हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, सैद्धांतिक रूप से विचारधारा के आधार पर उद्देश्य को बचाने के लिए केरल ने निर्णय लिया और ऑल इंडिया में केरल ने उसको 1 साल में साबित करके बताया। 25 राज्यों में राज्य अधिवेशन लेकर, 15 राज्यों में ऑफिस खोलकर, आज की तारीख में 100 होल टाइमर इस काम के लिए जो कमिटेड लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया हुआ है, अपने कैरियर को ना, अपने मिशन को समय और ज़िंदगी देने के लिए डिसाइड किया है, तो उन लोगों ने इस मिशन को बचाने का काम किया। तो ये लड़ाई व्यक्ति विशेष की नहीं है, लड़ाई सिद्धांत, उद्देश्य, विचारधारा और मिशन, महापुरुषों के मिशन को बचाने की लड़ाई है। उसके तहत ये अलग हुए हैं और उसके लिए हम लोग कटिबद्ध है। बामसेप के बायलॉज में जो है उसमें डिसाइडेड कर दिया, भविष्य में कोई भी बामसेप का पदाधिकारी टॉप टू बॉटम कभी किसी राजनीतिक मंच पर नहीं जाएगा और राजनीतिक व्यक्ति किसी को भी बामसेप के मंच पर नहीं आने दिया जाएगा। ये डिसाइडेड हो गया। यानी बामसेप अगर कितनी भी बार टूटे, सिर्फ विचारधारा आगे जाएगी, कोई गुट आगे नहीं जाएगा, ऐसा है? जो भी गुट होगा उद्देश्य, सिद्धांत, विचारों से कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, वो अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जो भी बामसेप का चलाने वाले लोग, जो भी नेतृत्व उद्देश्य, विचारधारा को नेक्स्ट जनरेशन में मिशन को तब्दील करने में कामयाब हो जाएगा, वो जीवंत रहेगा। सीधी सिंपल बात है। जो नहीं चलाएगा वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे शैडो बामसेप खत्म हो गई, जैसे गंगवानी का बामसेप खत्म हो गया, जैसे दिल्ली का बामसेप खत्म हो गया, धीरे धीरे। तो भविष्य में जो नहीं चलाएगा, सिद्धांत, उद्देश्य, विचारधारा को समाज में लेकर नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। यानी वामन मेश्राम का जो भी गुट है वो खत्म हो जाएगा। अगर सुधार नहीं किया तो निश्चित तौर पर खत्म हो जाएगा। अगर पुरानी थियरी के ऊपर बामसेप का राजनीतिकरण करने की कोशिश की और फंडिंग का मिसयूज करने की कोशिश की, और व्यक्ति आधारित बामसेप चलाने की कोशिश की कि बामसेप बोले तो वामन मेश्राम बोले तो बामसेप, तो व्यक्ति जिंदा रहेगा तब तक चलेगा। व्यक्ति खत्म हो गया तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको
व्यक्ति आधारित संगठन नहीं है ना, कैडर आधारित संगठन है, विचारधारा आधारित संगठन है। व्यक्ति विशेष के आधार पर कोई संगठन चलाने की कोशिश करेगा, व्यक्ति जिंदा रहेगा तब तक रहेगा, व्यक्ति चला गया संगठन भी खत्म हो जाएगा। जी तो आप जी वामन मेश्राम, जैसे आपने कहा कि कुछ समझौता हुआ था कांग्रेस के बीच में, क्या कुछ समझौता हुआ था कि आने वाले समय में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? वो तो इंटरव्यू आप उसका देख सकते हैं कि सोनिया गांधी से हमारा लिखित एग्रीमेंट हुआ है कि हम राहुल गांधी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाएंगे, पूरी वामसेप की ताकत लगाएंगे, और इसका लिखित हमारे साथ समझौता हुआ है, ऐसा इंटरव्यू में उन्होंने कहा है। अब क्या समझौता हुआ है, एग्रीमेंट की कॉपी आपको उनसे लेना होगा, अभी तक उन्होंने पब्लिश नहीं किया है। आप उनसे सवाल पूछ सकते हो कि आपने लिखित आपने एग्रीमेंट हुआ था, लिखित समझौता हुआ, वो कॉपी पब्लिकली आप तो जाहिर करो कि क्या क्या लिखित एग्रीमेंट हुआ था, वो हमको भी थोड़ा उपलब्ध करवा दो तो हमें पता चले। ठीक है जी जी जी। वामसेप शुरू से यही कहते आ रहा है कि कांग्रेस जब मतलब कि ईवीएम मशीन कांग्रेस लाया है, तो एक तरफ वामसेप शुरू में कहते आया कि ईवीएम कांग्रेस लाया है, तो आज भी यानी कि आपने जैसे कहा कि 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, इस समर्थन में वामन मेश्राम है, तो फिर भी वामन मेश्राम आज भी कह रहे हैं कि हम ईवीएम तोड़ेंगे। कैसे हो रहेगा ये सब? दोनों स्टेटमेंट उनके हैं। तो यही बोल रहा हूँ, दोनों स्टेटमेंट उनके हैं। और भी आने और तीसरा स्टेटमेंट होगा कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा भी बनाएंगे 24 में, सब लोगों को इकट्ठा करेंगे और चुनाव लड़ेंगे, ये भी है उनका। एक और भी स्टेटमेंट था कि जन आंदोलन से आज़ादी मिलेगी और सत्ता बोनस में मिलेगी, ये भी एक उनका स्टेटमेंट था। स्टेटमेंटों की बात करोगे तो स्टेटमेंट बदलते रहे बहुत सारा। तो फिर मेरा ये कहना है ईवीएम कांग्रेस ने लाया, 200% बात सच है। वामन मेश्राम कांग्रेस को प्रधानमंत्री बनाएंगे राहुल गांधी को, ये बात उनका स्टेटमेंट है। तो क्या कांग्रेस ने ईवीएम के विरोध में कोई स्टेटमेंट दिया? प्रियंका गांधी या राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने कोई स्टेटमेंट दिया है? नहीं, आज तक मेरे याद से नहीं है। एक बार दिया था शायद राहुल गांधी ने, ऐसे सवाल उठ रहे तो जांच होनी चाहिए इस तरह के। मेरे नोटिस में तो नहीं है कि इन्होंने कैंपिंग चलाया हो ईवीएम के विरोध में। कांग्रेस ने कैंपिंग चलाया हुआ कोई कैंपेन नहीं चलाया था, ये रैली में बात कही थी। तो जवाब पत्रकारों से बचाव करने के लिए कुछ न कुछ बोलना पड़ता है, उसके लिए दिया होगा। अब सवाल ये है कि एक साथ दो काम आप करोगे, एक साथ दो, आप फ्रंट भी बनाओगे, संयुक्त मोर्चा बनाओगे, परिवर्तन मोर्चा, चुनाव भी लड़ोगे, तो क्या जहां चुनाव लड़ोगे वहां ईवीएम नहीं तोड़ोगे और बाकी सारे आपके सहयोगी दलों जहां चुनाव लड़ेंगे वहां ईवीएम तोड़ोगे? तो वो सहयोगी दल आपकी इस बात से सहमत होंगे? नहीं, मेरा सवाल यही है कि जिस तरह से कांग्रेस के साथ समझौता कर रहे हैं वामन मेश्राम कि आने वाले 24 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाएंगे, दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि हम ईवीएम तोड़ेंगे, जबकि कांग्रेस ईवीएम पर कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो फिर कैसे मुमकिन होगा, कैसे संभव होगा? फिर हम ये कह रहे हैं कि 17 में भी उन्होंने कहा था, 19 में ईवीएम तोड़ेंगे बोला था, उसका भी एविडेंस आपके पास होगा। अब उन्होंने जो कहा है उसको इंतजार करो। तो यहाँ तो फिर आप उनसे ही सवाल पूछो कि आप ईवीएम तोड़कर फिर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कैसे बनाओगे? ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों निर्णय उनके हैं। तो जवाब भी इस संदर्भ में वही देगा तो बेहतर है, उनके बदले मैं जवाब दूंगा तो गलत हो जाएगा। दोनों उनका सवाल है, तो कन्फ्यूजन उनके दिमाग में है, तो सवाल भी आपको उनसे लेना चाहिए। तो मेरी ऐसी राय है कि इस संदर्भ में उनसे पूछना चाहिए, ताकि वो तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे वो समय आने वाला कल बताएगा। लेकिन अभी जो सवाल पूछ रहे हैं उसके लिए आप उनसे पूछो भाई आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कैसे बनाओगे? जी जी जी। अभी 24 में आपकी क्या राय है? आप भी तोड़ेंगे ईवीएम? क्या आपने अंदर वापस लिया है ईवीएम तोड़ने का या फिर ईवीएम बैन करने का? ईवीएम के मुद्दे पर हमारा आज भी ईवीएम से चुनाव हम लोग सहमत नहीं है, बिल्कुल सहमत नहीं है। ईवीएम का विरोध होगा, निश्चित तौर पर होगा, लेकिन हमारा अभी इस सिचुएशन में मस्ट प्राथमिकता ये है, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो डिस्प्यूट के बाद समय हमको कम मिला है, तो पहले हम लोग संगठन को मजबूत करना चाहते, ताकि वो संगठन बचेगा तो मिशन नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। मिशन बचेगा तो भविष्य में संघर्ष भी कामयाब हो सकता है।
तो हमारा सारा फोकस अभी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को मजबूत करने का है। लेकिन जो ईवीएम के विरोध में अभियान चल रहे हैं, जो भी चला रहे, तो हमारा समर्थन कभी भी ईवीएम को रहा नहीं, ना रहने वाला है। रही बात 24 के चुनाव में अलग अलग पार्टियों को कॉमन मिनिमम एजेंडा के ऊपर इकट्ठा कर उनको बीजेपी को रोकने के लिए काम करना चाहिए। तो बामसेप के तहत हम लोग नॉन पॉलिटिकल के तहत हम लोग इतना ही कह सकते हैं कि संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को, स्ट्रक्चर को मजबूत करने में हमारी प्राथमिकता है आज की तारीख में। जी। अभी महाराष्ट्र में और कुछ राज्यों में इस तरह की परिस्थिति है। आपने तो सुना ही होगा, देखा ही होगा, पिछले 8-9 महीनों से महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति हुई है। तो फिर ये राजनीति के तहत सारे जो बीजेपी, गैर बीजेपी संगठन है या फिर पार्टियां हैं, वो सब एक होकर के बीजेपी को हराने या फिर सत्ता से बाहर रखने के लिए कोशिश कर रही है। क्या आप भी वहाँ जाएंगे उस संगठन में? हमारे महाराष्ट्र में एक महाविकास आघाड़ी बन रही है, तो क्या महाराष्ट्र में आप भी उनके साथ जाएंगे या फिर आपको कुछ बुलावा वगैरह? बामसेप नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट में डायरेक्ट बामसेप इन्वॉल्व हो नहीं सकते। आप बाहर से उनको समर्थन दे सकते हैं ये संगठन करके? मैं दोबारा बता रहा हूँ, बामसेप नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकली की एजेंडा में जाकर अपना मेन काम छोड़कर अगर उसके में फंस जाएगा तो फिर ये भी स्लिप एक हो जाएगा। जो करने वाले हम लोग वो भी नहीं कर पाएंगे। बाकायदा आरएसएस का एजेंडा है कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का। कर्नाटक में आपने देखा होगा, ताकि अगर कांग्रेस को आरएसएस जिंदा नहीं करती है तो हो सकता है रीजनल पार्टियां कांग्रेस के नीचे गठबंधन के लिए तैयार ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि 13 सीट तो हमको ज़्यादा मिली है, ममता को या दूसरी पार्टियों को, तो कांग्रेस के नीचे कैसे गठबंधन करेगी वो? तो कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए आरएसएस खुद ही इस एजेंडा पर काम कर रही है, जिस एजेंडा के लिए नितिन गडकरी का स्टेटमेंट है कि कांग्रेस इस दिन में, कांग्रेस के बगैर बीजेपी की राजनीति विफल नहीं हो सकती। ये नितिन गडकरी का, कांग्रेस विपक्ष में मजबूत होनी चाहिए, ये गडकरी का स्टेटमेंट पढ़ा है हमने जी। दूसरा भी भागवत का भी स्टेटमेंट है कि कांग्रेस के बगैर भारत की राजनीति अधूरी है, कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। ऐसे अलग अलग बीजेपी के लोग का स्टेटमेंट है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जो नितिन गडकरी स्टेटमेंट दे रहा है कि कांग्रेस मजबूत होना चाहिए, वही बात वामन मेश्राम भी कहते हैं कि कांग्रेस मजबूत होना चाहिए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तो मुझे अभी तक यही समझ में नहीं आता है नितिन और वो दोनों का एजेंडा सेम कैसे हो सकता है? दोनों ने समर्थन दिया है। दूसरा सवाल ये है मेरा, दूसरा मेरा एक सवाल है कि लास्ट सवाल है, अभी बामसेप किस नतीजे पर पहुंचा शुरू में आपने कहा, पर सत्ता में कब आएगा? जो प्रस्तापित आपने जो शुरू में कहा कि जो पुरखों से सत्ता में बैठे या फिर उसकी लाइन में खड़े थे वो अभी सत्ता में, तो बामसेप की सत्ता कब आएगी, मजलूमों की सत्ता कब आएगी? बामसेप का उद्देश्य ही व्यवस्था परिवर्तन है। तो कब होगा परिवर्तन? आपके बामसेप ने जो उद्देश्य रखा है, व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य रखा है। अब व्यवस्था परिवर्तन तब तक संभव नहीं हो सकता जो व्यवस्था से पीड़ित लोगों को पोलराइज नहीं करते, हम 6000 जातियों को नहीं जोड़ सकते, तब तक वो संभव नहीं हो सकता। तो जैसे ही वो 6000 जातियों को जोड़ने का काम अगर 30% भी कामयाब हो गया तो इस देश में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आ जाएगा, बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आ जाएगा। तो ये जो लड़ाई है, मैंने कहा सत्ता की केवल लड़ाई नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मायावती 2005 में 207 सीटें थी, अभी 0 हो गई सामाजिक संगठन ना होने की वजह से। लालू यादव 30-35 साल से राज कर रहे थे, 0 हो गया सामाजिक संगठन ना होने की वजह से। तो सामाजिक संगठन जितना मजबूत होगा इतना राजनीति में परिवर्तन होगा। सामाजिक संगठन जितना कमजोर होगा, वो कमजोर सामाजिक संगठन अगर राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का कोई लीडरशिप अगर काम करेगी तो वो समाज को धोखा देने का काम कर रही है। राजनीति के लिए समाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि समाज के लिए सामाजिक संगठनों को मजबूत करने का काम करना चाहिए। तो हम पहले सामाजिक संगठनों का सामाजिक ध्रुवीकरण को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जितनी मात्रा में ये मजबूत होगा, अवर होगा, जागृत होगा, उतनी मात्रा से दुश्मनों से निकलेगा। जितनी मात्रा से दुश्मनों से निकलेगा उतनी मात्रा में दुश्मन कमज़ोर होगा।
चाहे पावर स्ट्रक्चर हो, चाहे सोशल स्ट्रक्चर हो, चाहे इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर हो, कमज़ोर होगा तो कमज़ोर करने का तरीका है अपने समाज को मजबूत बनाने का, यही तरीका है, यही तरीका है। और ये कांशीराम साहब का स्टेटमेंट है 98 का दिल्ली में। उन्होंने भी ये कहा कि राजनीति परिवर्तन से ज़्यादा सामाजिक परिवर्तन महत्वपूर्ण है। और उनका ये स्टेटमेंट है, मैं बहुजन समाज पार्टी तो बना लिया लेकिन बहुजन समाज नहीं बना पाया, ये भी उन्हीं का स्टेटमेंट है, वो मेरा अधूरा काम है। तो जो आदमी 3 बार मुख्यमंत्री मायावती को बना चुके, वो कह रहे हैं कि मैं ये तो कामयाब हुआ लेकिन ये विफल हो गया, तो इसका अंदाज लगा सकते हो कि ये काम कितना महत्वपूर्ण है। तो उस काम में हम लोग लगे हुए हैं। जी जी, 2 लाइन में कही है सिर्फ 45 साल बामसेब को हुए, क्या अगर और 45 साल लग रहे हैं, लगने वाले हैं? बिल्कुल नहीं लगने वाले जी। तो कितने लगे, 10, 20, 5? ये मैक्सिमम 10 साल में बहुत बड़ा चेंजेस दिखेगा। मैक्सिमम 10 साल में बड़ा मतलब चेंजेस जो ऑर्गेनाइज वे में दिखेगा। 10 से 15 साल, मैक्सिमम 10-15 साल में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। अब वो कैसे होगा, उसका रोड मैप क्या है, वो पूछेंगे तो मैं बताने वाला नहीं हूँ, ताकि दुश्मन के पास सारे साधन संसाधन है, वो पहले ही काउंटर करता है। तो 45 साल लगाने की आवश्यकता नहीं है, ताकि 45 साल पहले शुरू हुआ ना, 0 से शुरू हुआ। आप 0 से शुरू नहीं कर रहे, जो आप बता रहे 45 साल और लगेगा क्या? 45 साल पहले शुरू हुआ तो 0 से शुरू हुआ था। तो अभी क्या बामसेब 0 में है क्या? अभी तो ये तो यहाँ तक बामसेब का नेटवर्क है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मजबूती से कैडर इस देश में जिंदा है, कैडर आज भी जिंदा है। वो कैडर के माध्यम से ही बहुत बड़ा स्ट्रक्चर भी बचेगा, मिशन भी बचेगा, और इस देश में आप रिजल्ट में तब्दील करने का भी, नेक्स्ट पीढ़ी में भी मिशन को तब्दील करने में भी हम लोग कामयाब हो जाएंगे। इतनी ही इस मौके पर बात करना चाहता हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मातंग साहेब. मातंग साहेब होते आपल्यासोबत आणि विस्तारानं चर्चा केलेली आहे. बोलण्यासारखं अनेक काही आहे, मात्र वेळाच्या अभावी आपल्याला इथंच थांबावं लागतं. विस्तारानं चर्चा केलेली आहे. देशभरामध्ये प्रस्तावित जे काही प्रस्थापित लोक होते, जे आता सत्तेमध्ये बसलेले आहेत, ते अनेक काळापासून म्हणजे त्यांच्या पूर्वजांपासून सत्तेमध्ये होते, म्हणजे सत्तेच्या याच्यामध्ये लाईनमध्ये होते आणि त्यांना ते सहज शक्य झालेलं आहे. आणि ते म्हणजे संसाधन असतील किंवा मग आर्थिक ह्या सगळ्या गोष्टींनी सक्षम असल्यामुळे ते आत्ता सत्तेमध्ये आहेत. आत्ता बामसेपला किंवा मग जे काही शोषित लोक आहेत यांना झिरोपासून सुरू करावं लागलेलं आहे. 45 वर्ष झालं बामसेपला, मात्र या आत्ता 45 वर्षाची मोजायची गरज नाही. झिरोपासून आता 45 म्हणजे फार पुढे जाऊन पोचले बामसेप. आणि येणाऱ्या काळामध्ये 10 वर्षामध्ये जे काही बहुजन लोक आहेत यांची सत्ता येईल असं सांगितलेलं आहे. जे प्रस्थापित लोक आहेत त्यांच्याकडून घेण्यासारखं आहे असंही या ठिकाणी त्यांच्या बोलण्यावरून लक्षात आलं, की कारण त्यांच्यामध्ये व्यक्तिविशेष या गोष्टीला महत्त्व नाही आहे. आमच्याकडं काही संघटना जे आहेत ते बहुजनांमध्ये व्यक्तिविशेष किंवा मग स्वार्थापायी संघटना काय म्हणतात ते नष्ट झाली. दुसरा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राजकीय पार्ट्या ज्या असतील किंवा मग संघटना असतील, संघटन मजबूत नसल्यामुळं राजकीय पार्ट्या काही म्हणजे टॉप टू बॉटम खाली झिरो झाल्या. सुरुवातीपासून काही 200 असलेले, कोणी 100 असलेले लोक जे आहेत ते कालच्या 19पर्यंत जे आहे ते झिरो होऊन बसले. सामाजिक संघटन किंवा मग इतर क्षेत्रामध्ये मजबूत संघटन नसल्यामुळं ज्या काही राजकीय पार्ट्या आहेत या प्रस्थापितांच्या विरोधामध्ये काम करणाऱ्या झिरो झालेल्या आहेत. आणि त्यांनी सामाजिक संघटना उभा करणं गरजेचं होतं असं त्यांच्या बोलण्यावर सांगितलं. आणि त्यांनी बोलून देखील सांगितलेलं आहे, येणाऱ्या 10 वर्षात म्हणजे फार काही काळ लागणार नाही, येणाऱ्या 10 वर्षामध्ये बहुजनांची सत्ता येईल असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. कॅमेरा पर्सन परिवर्तनसह मी संग्राम धनवे, मराठी महाराष्ट्र न्यूज, बीड. महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींसाठी मराठी महाराष्ट्राला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.